बिहार चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इस फाइनल वोटर लिस्ट के जारी होने के 24 घंटे बाद भी चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हुए, जो फाइनल वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े हुए, उनका जवाब या यूं कहें कि उनका स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी मामले में मैंने बात की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सप्पल से। गुरदीप सप्पल आप यूं कह सकते हैं कि इस मामले पर बात करने के लिए सबसे उपयुक्त है। बड़ी सहज भाषा में वो अपनी बात रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के जो पूरा अभियान चला रहे हैं, उस कोर टीम का हिस्सा है गुरदीप सप्पल। और वो इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये पूरी बातचीत आगे देखिएगा, कि चुनाव आयोग ने ही एक तय समय सीमा जब निर्धारित की थी वोटर्स को, नए वोटर्स को जोड़ने की, उसके बावजूद 4.5 लाख वोट, 4,60,000 वोट वो कैसे जुड़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव का जो पिछला नतीजा आया था सामने, उसमें हार और जीत का अंतर आप देखेंगे, जो टोटल वोटर्स का अंतर अगर आप देखेंगे तो टोटल वोटर्स जो एनडीए को मिला और जो महागठबंधन को मिला तकरीबन 15,000 था। ऐसे में अगर 4.5 लाख नए वोट जुड़े हैं और वो भी तय समय सीमा के बाद में, या फिर वो किस तरीके से जुड़ गए, और ऐसे में 15,000 का ही अंतर था, तो ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या चुनाव जो होंगे वो निष्पक्ष भी हैं या निष्पक्ष भी होंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कि बिहार के अंदर जो पहले वोटर थे और अब जो फाइनल वोटर लिस्ट में जो वोटर निकल करके सामने आए, इसमें 47 लाख का अंतर दिखाई दे रहा है। 47 लाख, तो 47 लाख का जो अंतर है, 47 लाख जो वोट कटे हैं, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ये वोट किस लिए कटे हैं, किस वोटर को किस आधार पर काटा गया है, और अभी तक कुछ सामने नहीं है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब आ रहा है, यह सवाल भी मैंने उनसे पूछा है। आप इस बातचीत को जरा गौर से देखिए, एक एक करके तमाम सवालों को मैंने गुरदीप सप्पल साहब से पूछने की कोशिश की और जो जवाब उनकी तरफ से आए हैं वो इत्मीनान से एक बार सुनिए। आपको समझ में आएगा कि कितनी जरूरी चीजें या कितने जरूरी सवाल जो चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट होने चाहिए, उस पर बात ही नहीं हो रही है। एसआईआर के बाद में चुनाव आयोग ने बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट वो जारी कर दी है और इसी पर बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खास तौर पर चुनाव आयोग के मामलों को लेकर के, और इसमें पार्टी भी है। गुरदीप सप्पल साहब वो हमारे साथ में है। सप्पल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इसमें करीब करीब ये कहा जा रहा है 47 लाख वोट वो कट गए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? शुक्रिया धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जो फाइनल लिस्ट आई है वोटर्स की, उसमें थोड़ी राहत है और थोड़ी चिंता है, दोनों है। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने शुरू किया था पूरी की पूरी प्रक्रिया, तो जो उसकी अपनी जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य क्या उन्होंने गिनाए थे? उन्होंने गिनाए थे कि हम नागरिकता की जांच करेंगे, और इस बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावे के साथ बोला भी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, उन्होंने एक बात बोली कि बड़ी संख्या में देश से विदेशी घुसपैठिए, उन्होंने इलीगल माइग्रेंट का, इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम यूज किया, वो आए हुए हैं, उनकी चिन्हित करना जरूरी है। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग बाहर नौकरी करते हैं, बिहार के बाहर, तो उसकी जानकारी की वजह से ये वोटर लिस्टों में अब सफाई की जरूरत है। लेकिन जो पूरा का पूरा राजनीतिक दलों ने प्रेशर बनाया, राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के लोग गए, और कुछ एक पत्रकारों ने जिस तरह से इसको उठाया, उसके चलते चुनाव आयोग वो सब नहीं कर पाया जो चुनाव आयोग की खुद की स्टेटमेंट में उसकी मंशा थी। जैसे नागरिकता की जांच का मुद्दा अब एसआईआर में बिहार में नहीं रहा, उसके ऊपर कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा, कि पूरे के अंदर कहीं पे उन्होंने किसी भी लेवल पे ये आंकड़ा नहीं दिया कि कितने विदेशी नागरिक उन्होंने पाए जिनका उन्होंने काटा, नागरिकता की जांच क्या की। लोगों की नागरिकता की जांच के मुद्दे से उन्होंने प्रैक्टिकली हाथ खींचा है
वोट के अंदर जरूर चुनाव आयोग लड़ रहा है। और तीसरा, बिहार के अंदर जो ई श्रम पोर्टल पे डेटा है केंद्र सरकार का, जिसकी जानकारी उन्होंने संसद में दी है, 3 करोड़ कम से कम रजिस्टर्ड माइग्रेंट वोटर लोग हैं बिहार के जो दूसरे प्रदेशों में हैं, और 3 करोड़ रजिस्टर्ड और लगभग 2 करोड़ अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट लोग बिहार के बाहर हैं। खतरा ये था कि उनके बहाने करोड़ों लोगों के नाम ना काट दिए जाएं, लेकिन जो फाइनल फिगर आई है उसमें शिफ्टेड या परमानेंटली जिनका नहीं पता है उनकी संख्या 36 लाख चुनाव आयोग ने पिछली बार दी थी। तो तीनों ये चीजें हैं जिसके ऊपर राहत हुई है। चिंता की बात क्या है? चिंता की ये बात है कि इस सब के बावजूद कुल मिलाकर 68,66,000 लोगों के नाम कटे हैं और 21,53,000 लोगों के नाम जुड़े हैं। तो कुल जो नेट फिगर है वो 47 लाख है, लेकिन नेट फिगर किस तरह से आई है वो चुनाव आयोग ने उसकी डिटेल देने से अभी कोई भी रुचि नहीं दिखाई है, बावजूद इसके कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो भी आप नाम हटा रहे हैं उस नाम को किस वजह से हटा रहे हैं ये जानकारी दी जानी चाहिए। तो ड्राफ्ट लिस्ट में तो चुनाव आयोग ने निर्देश मान लिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में फिर से वो गोल कर गए और लगभग लगभग 7% नाम कम हुए हैं। ये चिंता की बात है। और उस प्रदेश के अंदर नाम कम हुए हैं जिस प्रदेश के अंदर जो जुलाई का केंद्र सरकार का प्रोजेक्शन है बिहार की व्यस्क जो जनता है जो वोट देने लायक है, उसकी आबादी कुल होनी चाहिए 8 करोड़ 18 लाख। यानी 8 करोड़ 18 लाख के आसपास आपके वोटर होने चाहिए, और वोटर अब रह कितने गए हैं? 7 करोड़ 24 लाख। 7 करोड़ 24 लाख। तो लगभग ये 80 लाख वो कौन से लोग हैं जो सघन प्रक्रिया के बाद भी चुनाव आयोग उनके वोट नहीं बनवा पाया। ये चिंता की बात चुनाव आयोग के लिए होनी चाहिए, खास तौर पर उस प्रदेश के अंदर जहां कुछ हजार वोटों से पिछली बार हार जीत तय हुई थी। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फाइनल लिस्ट अभी आई है और आप तो इन मामलों में बारीकी से नजर देखते रहे हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से आमतौर पर भी डिटेल्स जो है वो साझा कुछ दिनों के बाद में की जाती हैं, या फिर हाथ के हाथ इस बार होनी चाहिए थी और डिटेल साझा नहीं की थी, इसके पीछे वजह क्या समझते हैं? चुनाव आयोग लगातार एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ काम करता रहा है। अभी भी जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में आई हैं वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से आई हैं और बार बार जो राजनीतिक दलों ने दबाव बनाया है उसकी वजह से आई हैं। अपनी ओर से चुनाव आयोग हर लेवल पर कोशिश ये कर रहा है कि जानकारी को छुपाया जाए। ये कहना कि अभी सुप्रीम कोर्ट की और ये चुनाव आयोग और जानकारी देगा वो उचित नहीं है, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई है और फाइनल लिस्ट के अंदर ये लिखा गया है, अगर आप लिस्ट खोल के देखेंगे, कि 1 सितंबर 2025 को जिस क्लेम और ऑब्जेक्शन मिल गए थे उसके आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है। यानी ये लिस्ट 1 सितंबर को जो चुनाव आयोग के पास डेटा आ गया था, चाहे वो बीएलओ के थ्रू आया, चाहे वो बीएलए के थ्रू आया, चाहे वो फॉर्म 6 के थ्रू आया, वो 1 सितंबर के डेटा को फाइनल मानकर ये लिस्ट जारी की गई है। तो ये फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग के हिसाब से बनी है और ये फाइनल लिस्ट में भी बहुत गड़बड़ियां हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का जो खुद की अपनी प्रेस रिलीज थी 1 सितंबर की, वो ये कहती थी कि 16,93,000 16.93 लाख लोगों ने नए वोटर का आवेदन दिया है। और कब कब तक दिया? 1 सितंबर 2025 तक। और जो लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें लिखा गया है कि 1 सितंबर 25 तक के आवेदन के अनुसार ये लिस्ट है। लेकिन कल जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया वो 16,93,000 से बढ़कर नए नाम 21,53,000 हो गए। तो ये जो 4.5 लाख नाम आए ये कहां से आ गए, जब चुनाव आयोग की खुद की प्रेस रिलीज ये कहती थी कि हमने 1 सितंबर को ये प्रक्रिया बंद कर दी थी और फाइनल वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है कि 1 सितंबर के आवेदन के आधार पर वोटर लिस्ट बनी है, तो ये नए नाम कहां से आ गए? चुनाव आयोग इस पे खामोश है। चुनाव आयोग बहुत सारी चीजों पे खामोश है। जैसे उसने कल ये बोला कि पिछली बार जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं,
उसमें से भी 3,66,000 नाम कट गए। यानी ये 3,66,000 लोग वो हैं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में था और अब कट गया। वो क्यों कट गया, किस वजह से कट गया, क्या उनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए, नहीं पाए गए, क्या बीएलए की रिकमेंडेशन मानी गई है, क्या वजह है कि 3,66,000 का नाम कटा है ड्राफ्ट लिस्ट पे भी, ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार भी देनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी वो कहीं नहीं दे रही है। ये जो पूरे के पूरे नए वोटर बनते हैं, नया वोटर वो भी होता है जिसने 18 साल की उम्र अभी अभी पार की है। जनवरी में असम्बली रिवीजन हुआ था धर्मेंद्र जी, अब सितंबर तक, तो 9 महीने के अंदर लगभग लगभग 2% नया वोटर होना चाहिए, चुनाव आयोग का जो अपना ट्रेंड कहता है, जो पुराने डेटा कहते हैं। यानी 15 लाख तो नया वोटर वैसे भी आना चाहिए था, और कुल नया वोटर कितना है, 21 लाख। 21 यानी लाख जिनके नाम डिलीट किए गए, जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए, उनमें से कितनों के ऑब्जेक्शन माने गए, हद से 5 या 6 लाख के माने गए होंगे। तो आपने लगभग लगभग 70 लाख के नाम हटा रहे थे, और 5-6 लाख के आपने नाम ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया है, और वो भी 5-6 लाख के अंदर 4.5 लाख ऐसे नाम है जो मैंने बताया, जिनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के अपने डेटा से वो मेल नहीं खाता है, सितंबर और अक्टूबर के डेटा को जब आप साथ रख के देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस सवाल के ऊपर चुनाव आयोग चुप है। फिर चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया, चूंकि उसकी पहली प्रेस रिलीज के अंदर यह था कि हम विदेशी नागरिकता लिए हुए लोगों को हटाएंगे। तो अब आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर दी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, अब बताइए तो देश को, आपको कितने लोग मिले हैं जो विदेशी नागरिकता वाले थे। बीजेपी ने सोर्सेस के थ्रू, चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पे ये खबरें फैलाई गई थी एसआईआर होने के दौरान, जब एसआईआर चल रहा था, कि बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों के नाम पता लगे हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये खबरें आपने भी पढ़ी थी, सूत्रों के आधार पर घुसपैठिया चली थी, रोहिंग्या। घुसपैठिया रोहिंग्या। तो अब बताइए देश को कि आपको कितने लोग मिले, आप चुप क्यों हैं उस पे? ये तो देश को जानने की हक है ना, कि आपने जिस आधार पे एसआईआर को शुरू किया था, उसमें एक बात ये थी कि हम विदेशी घुसपैठियों की जांच करके उनको हटाएंगे, तो आपको कितने मिले? दूसरी तरफ वही बिहार सरकार, जहां बीजेपी की अपनी गठबंधन सरकार है, पिछले साल शायद 5 ही लोग उनको मिले थे, उसके पिछले साल 3 मिले थे। तो खुद की सरकार राज्य में भी है, खुद की सरकार केंद्र में भी है, वो साल भर में 4 या 5 केस ढूंढ पाती है घुसपैठियों के, और चुनाव आयोग के सूत्रों के द्वारा देश को कहती है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ, और जब एसआईआर हो गया तो अब देश को बताएंगे नहीं कि कितने लोग मिले। बताना चाहिए, उनकी लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग वैसे ये भी भी नहीं अभी बता जब रहा है। एटम बम के बाद में जब ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, तो उस वक्त में भी राहुल गांधी जी के हवाले से सवाल पूछा गया था। उस वक्त में यस, भी इसको घुमा दिया गया था, ओपीसी ये करने घुमा, के लिए आए, और क्योंकि अब क्योंकि एसआईआर के वो बाद में केवल फाइनल लिस्ट में भी साफ नहीं है। क्योंकि केवल और केवल सनसनी पैदा करने के लिए ये राजनीतिक दल बीजेपी इस बात को उठाती रही। दुर्भाग्य यह है कि चुनाव आयोग उसी नैरेटिव को आगे ऑफिशियली बढ़ा रहा था। चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज ये कह रही थी कि एसआईआर इसलिए कर रहे हैं, अलग अलग वजह में, एक इलीगल विदेशी माइग्रेंट्स का मसला भी है। तो अब चुनाव आयोग को देश को बताना चाहिए, साथ ही चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि बड़े पैमाने पर उसके जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर थे, बीएलओ, उन्होंने रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड फॉर्म के ऊपर लिखा था, ये तो हम सब जानते हैं। तो उन बीएलओ में से कितनों की अनुशंसा मानी गई, कितनों की रिजेक्ट की गई, कि कुल मिलाकर एट दी मोस्ट 3,66,000 नाम ऐसे हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद कटे हैं। यानी बीएलओ ने जिन पे नॉन रिकमेंडेड लिखा भी होगा, तो 3.5 लाख से ऊपर हो नहीं सकते, 366 से ऊपर हो नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि उतने नाम काटे गए। तो ये तो आप देश को बताना चाहिए कि बीएलओ ने कितने लाख लोगों के नाम रिकमेंड नहीं किए थे, उनमें से कितनों के नाम चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिए। मैं काटने की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर लिए,
और उनमें से जिनके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुए बीएलओ के, तो किस आधार पे एक्सेप्ट नहीं हुए? वो कितने बीएलओ थे ऐसे जिन्होंने गलत रिकमेंडेशन की थी? ये भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए। ये चुनाव आयोग के अपने वायदे थे देश के साथ, लेकिन कल की प्रेस रिलीज इस सब पे पूरी तरह खामोश है। प्रेस रिलीज भी खामोश है, चुनाव आयोग भी खामोश है, और पूरी की पूरी प्रक्रिया को वो लोग एक ब्लैक बॉक्स की तरह देश के सामने रख रहे हैं। केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक प्रक्रिया पूरी कर ली, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहते हैं कि अब हमें इसको पूरे देश में करने दीजिए। और बड़ा खतरा वहां पे है। बिहार में तो राहुल जी की यात्रा ने, पत्रकार जो सिलेक्टेड थे उन्होंने, सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट की मदद से चेक लगा दिया। लेकिन चुनाव आयोग ये आधार तैयार कर रहा है कि वो बाकी देश में फिर से वही प्रक्रिया अपनाए, और इस बार जो चेक लगा है, हो सकता है तब वो चेक ना लग पाए पूरे देश के अंदर। ये चिंता की बात है, और ये लेकिन चिंता अभी की इसलिए बिहार भी को बात लेकर है। के भी ठीक है, लेकिन अभी बिहार को लेकर के भी आप खुद कह रहे हैं कि करीब 4,60,000 जो वोट है उनका एक अंतर है। तो और बिहार में अगर पिछले चुनाव में हार जीत का अगर अंतर देखें तो तकरीबन 15,000 था। तो ऐसे में तो ये अगर सच में 4.5 लाख वोटों का अगर इधर से उधर अगर कुछ कैलकुलेशन मिसमैच है तो चुनाव का रिजल्ट फिर सीधे तौर पर प्रभावित होगा। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अब इसमें क्या करेगी? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में 7 और 8 तारीख को सुनवाई है। वहां ये तमाम हम्म, मुद्दे फिर से रखे जाएंगे। ये जो 4,60,000 के करीब लोग हैं, ये वो नाम जुड़े हैं जिन नामों का जिक्र 1 सितंबर की प्रेस रिलीज में नहीं था। हम्म, तो ये नाम क्या फर्जी नाम है? ये नाम कहां से आए? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो खुद बोला कि उनके पास ये नाम नहीं थे। चुनाव आयोग के जो डेटा दिया था, उस डेटा के अनुसार ये नाम नहीं हो सकते थे। ये नाम बढ़ कैसे गए? ये आपके दर्शकों को मैं एक बार फिर दोबारा से डेटा दे दूं ताकि लोग हाँ, समझ जाएं। चुनाव आयोग ने ये कहा 1 सितंबर को कि 16,93,000 नए वोटर के आवेदन आए। फिर जो लिस्ट पब्लिश हुई, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 सितंबर को जितने आवेदन आए उसके आधार पर लिस्ट पब्लिश हुई। लेकिन जब फाइनल नंबर निकाला गया है, तो नए आवेदन की संख्या जो कल दिखी वो 21,53,000 हो गई। 53,000। जब चुनाव आयोग ने कहा कि 16,93 आवेदन थे, तो 21,53 कैसे बढ़ गए, जबकि कट ऑफ डेट वही रही है? तो ये तो चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठेगा, क्योंकि ये वो वोटर है, ये वो वोटर दिख रहा है जो कहां से आया, ये तो बताना पड़ेगा। अभी हम नियत के ऊपर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम्म, चुनाव आयोग की खुद का जो डाटा है वो ही मैच नहीं कर रहा है, और वो 4.5 लाख वोटर की बड़ी संख्या है। और जैसा आपने बोला, जब चुनाव 15,000 पूरे प्रदेश का जोड़कर फर्क 15,000 का था, तो 4.5 लाख तो बहुत बड़ी फिगर हो जाती है। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि ढाका विधानसभा है पूर्वी चंपारण में, और वहां पे तकरीबन 80,000 मुस्लिमों के वोट काटने के लिए बीजेपी के वहां के जो विधायक है पवन जायसवाल, उनके सहायक धीरज, उनकी लेटर हेड पर और बीजेपी स्टेट के लेटर हेड पर आवेदन जाता है। 13 दिनों में 130 आवेदन गए, और आखिरी दिन में करीब करीब 79,000 जो है आवेदन चले गए। देखिए, ये तो एक विधानसभा का पकड़ में आया। हम्म, अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के लेटर हेड पे कोई चिट्ठी जा रही है, तो ये जी, तो हम नहीं मानेंगे कि वो केवल एक ही विधानसभा के लिए जा रही होगी। वो तो हम्म, नीतिगत फैसला बीजेपी ने लिया होगा। अगर बीजेपी के लेटर हेड पे एक विधानसभा में करीब करीब 80,000 वोटर, और वो भी वो वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये लगभग क्लियर है, उनको हटाने की कार्रवाई करने की कोशिश की गई, वो नाकाम हुई। अगर एसआईआर के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला होता, एसआईआर के खिलाफ सजगता के साथ इस लड़ाई को ना लड़ा होता, तो बीजेपी का ये लेटर हेड शायद वो करामात कर चुका होता, जो करामात एसआईआर की मार्फत बीजेपी करना चाह रही थी, कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 10, 20, 50,000 वोटर जो आपके वोटर नहीं है उनको कटवा दें। अपने लेटर हेड पे नाम लिख के आप देने की हिमाकत कर रहे हैं। इतना भी अब डर नहीं रहा
कि भाई लेटर हेड पे आप वोटर का नाम काटने की कैसे संस्तुति दे सकते हैं, उसका तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है। तो एसआईआर की आड़ में वो जो मुख्य ध्येय था, इनका लक्ष्य था, वो विफल हो गया, क्योंकि लोग सचक थे। लोगों ने एसआईआर के भीतर जो प्रक्रिया के अंदर घुसकर बीजेपी गड़बड़ करना चाह रही थी, उसको भांप लिया था, उसको रोक दिया। लेकिन दिक्कत हमारी दूसरी है धर्मेंद्र जी, ये जितनी भी चीजें एसआईआर में रुकी, चाहे वो नागरिकता की जांच ना करने का फैसला हो, चाहे वो आधार कार्ड को शामिल करने का फैसला हो, चाहे वो लोग हों जिनका 2003 के बाद जो 18 साल की उम्र प्राप्त की है, उनके लिए पहले जो निर्देश था चुनाव आयोग का कि उनको अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट देना है। फिर चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, माता पिता का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप माता पिता के वोटर लिस्ट का भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर आपके पास माता पिता का नहीं है तो आप किसी न किसी रिश्तेदार का, चाचा ताऊ मामा, किसी का भी दे सकते हैं। ये जो डाइल्यूशन हुआ शर्तों में, जिसके कारण नाम कटने से बचे, वो सारा डाइल्यूशन मौखिक हुआ है, उसके कोई लिखित आदेश नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले, जैसे चुनाव आयोग ने जो ईआरओ होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको मौखिक रूप से ये संकेत दे दिए थे कि आप लोगों के निवास प्रमाण पत्र बनाना शुरू करो, क्योंकि ईआरओ एसडीएम होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है, एसडीएम ही ईआरओ होता है और एसडीएम ही निवास प्रमाण पत्र देता है। और जब पूरा हंगामा हो गया और विपक्ष ने पकड़ लिया कि खेल क्या है, तो चुपके से ये मौखिक संकेत जाने लगे कि आप लोगों के निवास प्रमाण पत्र बनाना शुरू कर दो, आप लोगों के रिश्तेदार क्या वोटर लिस्ट भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आधार को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये तमाम जो मौखिक निर्देश या मौखिक संकेत चुनाव आयोग की ओर से गए, जब प्रेशर पड़ा, वो मौखिक निर्देश नेशनल एसआईआर में तो नहीं होंगे। नेशनल एसआईआर में फिर से वही गड़बड़ी की चांसेस होंगे। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि जो मौखिक तौर पे या सांकेतिक तौर पे बिहार के अंदर हंगामा होने के बाद निर्देश जारी हुए हैं, वो निर्देश चुनाव आयोग लिखित रूप में दे, वो निर्देश चुनाव आयोग पूरे देश पर लागू करे। ये नहीं हो सकता कि जहां पे हंगामा हो गया, जहां डकैती को हम लोग पकड़ पाए, वहां पे तो आप झुक गए, वहां पे तो आपने क्वाइटली नियम कानूनों में, निर्देशों में चेंज कर दिया, और बाकी देश में आप फिर से पिछले दरवाजे से पुराने वाले निर्देशों के आधार पर एसआईआर करने की कोशिश करेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही जाएगी और इस बात को लेकर खतरा बरकरार है। बंगाल में हो, केरल में हो, तमिलनाडु में हो या बाकी जगह जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, वहां ये खतरा अभी बरकरार है, वो लड़ाई अभी आगे चलेगी। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने अभी भी नागरिकता की जांच का अधिकार से अपने को अलग नहीं किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया है कि नागरिकता की जांच का अधिकार उसको है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर किसी की भी नागरिकता पे कोई बीएलओ, कोई ईआरओ, कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो ये कोई प्रक्रिया ही नहीं है देश के अंदर कि उसकी नागरिकता की अपील कैसे होगी। चुनाव आयोग के पास वो प्रक्रिया नहीं है, गृह मंत्रालय के पास वो प्रक्रिया नहीं है। यानी आप देश के नागरिकों की नागरिकता पे सवाल लगा देंगे, उनकी नागरिकता को लगभग छीन लेंगे वोटर लिस्ट से नाम हटा के, और उनके पास अपील की भी प्रक्रिया आज डिफाइंड ही नहीं, देश में कहीं किसी लेवल पे कोई डिफाइंड नहीं है। उनकी नौकरी का, उनके बैंक का, उनके जमीन का, उनकी स्कीम्स में जो फायदा मिलता है उस सब का क्या होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और इस बात पे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और ये खतरा अभी बरकरार है। जब तक ये खतरा नहीं टलेगा, तब तक सजग रहने की जरूरत है। ठीक साथ है। ही साथ जी बताइए। जी आप ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से घुसपैठियों की बात कर रहे थे, तो कम से कम उनकी तरफ से तो अब एसआईआर के बाद में ये आपको लगता है कि फिर से उछलेगा, या फिर अभी तो बाकी है वो? देखिए, ये वो पार्टी है, ये उस पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं
जो बेशर्मी के साथ घुसपैठियों की बात उठाते हैं, बावजूद इसके कि 11 साल से देश पर वही राज कर रहे हैं। 11 साल से बॉर्डर पे जो बीएसएफ लगी होती है, वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आईटीबीपी लगी होती है, वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जहां पे फौज रहती है बैकअप में, वो डिफेंस मंत्रालय के अधीन आती है। अगर घुसपैठिए 11 साल में आए, तो विफलता किसकी है ये? नहीं तो नहीं, उन्हीं की कम से कम विफलता लेकिन थी। अब आपके लिए तो तो लेकिन राहत हो गई ना लेकिन कि लेकिन इसके बावजूद वो पूरी हम्म, बेशर्मी से इस बात को उठाते हैं। तो नहीं आपको क्या लेकिन लगता है चुनाव आयोग ने कि कहा आपको नहीं। क्या लगता है आपको क्या लगता हम्म है कि चुनाव हम्म आयोग घुसपैठियों हम्म की चिन्हित करने में नाकाम रहा, या ये हम्म कहें कि उसको घुसपैठिए नहीं मिले, इस बात से क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलना बंद कर देंगे? हम तो नहीं मानते, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति झूठ पर आधारित है। ये जो सच कि ना आप बॉर्डर पे रोक पा रहे हैं, हम्म उससे उनको मतलब नहीं है। ये सच कि एसआईआर होने के बावजूद चुनाव आयोग के पास आज घुसपैठियों के जुड़ा कोई लिस्ट नहीं है। इस सच हम्म के बावजूद कि बिहार में लगातार उनकी सरकार है, उसके बाद 1 साल में 5, इसके पहले साल में 3, इसके पहले साल में 2 घुसपैठिए कुल मिलाकर आप चिन्हित कर पाए। इतने 5, 3, 2, 3 साल के अंदर। तो इस सब के बावजूद भी तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति झूठ बोलने की राजनीति है। हम और आप जो कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की बात कर रहा है, सिविल सोसाइटी तथ्यों की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता झूठ की राजनीति करते हैं। उनको राजनीतिक तौर पे हम एक्सपोज करेंगे। हमारा काम राजनीतिक रूप से ये है कि पब्लिक के अंदर उनके झूठ को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो अभी भी इससे बाज आने वाले हैं। ठीक है। अभी बिहार चुनाव को लेकर के आचार संहिता का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो आंकड़ों की तस्वीर है वही उलझी हुई है। अब सत्पाल साहब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले में फिर से लेकर के जाएंगे, फिर से वहां पर तथ्य रखेंगे, यानी एक तरफ ऐसा लग रहा है कि पैरेलल ये दोनों मामले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिहार का चुनाव राजनीतिक तौर पर जमीन पर जो लड़ा जाएगा वो तो है ही, और आंकड़ों की जो बाजीगिरी है या आंकड़ों को लेकर के जो उलझन है वो भी चलती रहेगी, धर्मेंद्र ये मान के चले। धर्मेंद्र जी, इसमें इसमें एक चीज मैं बता दूं कि हम्म ये फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। हम्म चुनाव इस वोटर लिस्ट पे होने जा रहा है। हम्म सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इससे अलग चल रही है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में वोटर लिस्ट पे असर आने वाला है, लेकिन एक चीज पे जरूर हमको फोकस करना होगा कि इसके बाद जो नॉर्मली दूसरे चुनाव होते हैं, फाइनल वोटर लिस्ट के बाद चुनाव आयोग सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट और एडिशनल सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट, 2 वोटर लिस्ट और निकालता है। खेल उसमें भी बहुत बड़ा होता है। उस पे भी हमको सजग रहना है कि यहां तो हमने काफी हद तक चीजों को रोका, तो ये ना हो कि सप्लीमेंट्री लिस्ट की मार्फत से वो फिर से गड़बड़ करें। ये भी हमको ध्यान देना है। चुनाव लड़ना, पब्लिक के बीच अपनी बात कहना, उस सब को छोड़कर विपक्षी दलों का जो मुख्य काम हो गया है, वो काम है जो कायदे से संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को करना चाहिए था। लेवल प्लेइंग फील्ड हमसे छीना गया। हम अपना काम छोड़कर हम उस काम को कर रहे हैं जिस काम को आमतौर पर संवैधानिक शक्तियों के तहत चुनाव आयोग को खुद ब खुद करना था। लेकिन ये वो चुनाव आयोग है जिसने कल भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ जाते हुए कोई डिटेल नहीं दी कि किसके नाम किस वजह से कटे। तो ये तो हर जगह पे रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी बार बार ये बात कहते हैं कि वोट चोरी को प्रश्रय चुनाव आयोग का है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम तौर पे ये होता था कि अगर गड़बड़ पहले भी होती थी थोड़ी बहुत, ऐसा तो नहीं है कि हम कभी ये नहीं बोलते थे कि छोटे मोटे पैमाने पर गड़बड़ नहीं होती थी, लेकिन तब अगर कोई गड़बड़ की शिकायत आती थी तो चुनाव आयोग इमीडिएटली जांच के आदेश देता था। चुनाव आयोग विपक्षी दलों की या मीडिया की बात सुनता था। चुनाव आयोग करेक्टिव उठाता था। अब ये नहीं हो रहा है। अब चुनाव आयोग को आप कोई बात कहते हैं तो चुनाव आयोग आपसे एफिडेविट मांगता है।
अब चुनाव हम्म। आयोग के सामने आप कोई जानकारी लाते हैं तो चुनाव आयोग पत्रकारों पे ही एफआईआर करता है। अब चुनाव आयोग के सामने अगर हम कोई प्रक्रिया की कोई कमी दिखाते हैं तो चुनाव आयोग धृष्टता से उसको नकार के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब चुनाव आयोग सुनवाई नहीं करता है, अब चुनाव आयोग केवल मनमानी कार्रवाई करता है। ये ठीक है, दिक्कत इस देश के अंदर हो गई है। ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब मान करके चलिए अगले हफ्ते में चुनाव की जो है वो, या इसी हफ्ते के आखिरी तक चुनाव की घोषणा भी हो जाए, और हम लोग बात कर रहे हैं अभी आंकड़ों पर। अभी तो मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था कि मैनिफेस्टो का क्या चल रहा है, आपका क्या सीटों का आपका बिल्कुल। शेयरिंग है, वो बातें होनी चाहिए थी। आप ठीक कह रहे हैं कि आंकड़ों पर केवल जो है वो पिछले 6 महीनों पर बात हो रही है। एक सवाल जो पूरे देश में है कि राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम कब आ रहा है? देखिए इससे धर्मेंद्र जुड़ा जी, वही सवाल। उस पे काम हो रहा है, क्योंकि हुँ, राहुल गांधी जी जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो उस मुद्दे का पहले प्रामाणिकता को पूरी तरह जांचते हैं, और टीम भी जो है पूरी की पूरी वो एक-एक पहलू पे पूरी जांच करती है। वो कोई भी चीज को केवल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं कि सनसनी पैदा हो। तो हाइड्रोजन बम के मुद्दे पे जानकारी इकट्ठी हो चुकी है, उस जानकारी का वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही वो वेरिफिकेशन पूरा होता है, उसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इसको देश के सामने रखा जाएगा। जैसे पिछले दोनों बार जब राहुल जी ने मुद्दा उठाया, तो चुनाव आयोग के पास आज भी जवाब नहीं है। आज भी वो केवल अटैक किए राहुल गांधी पे, लेकिन तथ्यात्मक रूप से वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि राहुल जी ने जो मुद्दे सामने रखे थे, वो मुद्दे 100% सही मुद्दे थे। उनकी प्रामाणिकता की जांच पहले ही कर ली गई थी। इसलिए उन पे कोई भी कार्रवाई मतलब झूठा ठहराने की नहीं हो पा रही है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए भी हम लोगों की हुँ। मुश्किल ये है कि हम हल्के में कोई बात नहीं कह सकते हैं। एक बार जब पूरा प्रमाण सामने हो जाएँगे, जानकारी पूरी मिल चुकी है, लेकिन उस जानकारी को वेरीफाई करने का काम चल रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ हफ्ते, यानी मान के चलें कि बिहार चुनाव से पहले-पहले या होगा, और उसका कितना असर बिहार चुनाव पे देखते पड़ेगा हैं। वो भी देखते हैं। हाँ, सतपाल साहब आप आए, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत सहजता के साथ में अपनी बातों को रखते हैं, और यही चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है, व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूँ। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और शुक्रिया। क्योंकि लोगों को आंकड़े तो समझ में आते हैं, लेकिन बहुत बहुत बार लोग समझा नहीं पाते हैं, या कुछ आंकड़ों को लेकर के ही बाजीगरी होती रहती है। अभी खैर इस मामले में बहुत लंबा जो ये मामला खींचेगा, और फिर बीच में कोशिश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी अभी 7-8 तारीख को, अगले हफ्ते में। उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर से जोड़ें और इस मामले पर फिर बात थैंक यू, करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।